नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। और यह वह टॉपिक है जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था और हमारे जो हैं कि भारतीय इतिहास से भी संबंधित है। टॉपिक का नाम है कि भारत में संवैधानिक विकास की जो रूपरेखा गढ़ी गई और जो हुई वह कैसे हुई। आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में हुआ। संविधान के विकास जो हुआ वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन संविधान रचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं को क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा की उद्घाटन हुई और हमारे देश में संविधान सभा की उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पुनः 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये और उसके बाद संविधान बनने की कई प्रक्रियाएं, बाद में भीमराव अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, कई हमारी कमेटियां बनी और कई बहस हुए। देश के प्रबुद्ध लोगों से कई सुझाव लिए गए और फिर सदन में कई बहस हुए और अंतोगतवा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया, उसे अधिग्रहण कर लिया। तो ये जो संविधान जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो बना, रियल में इस पीरियड में संविधान का एक पूरा ड्राफ्टिंग की गई, अमेंडमेंट किया गया और इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत जुटाए गए कि हम उस संविधान को कैसे रचें, कैसे लिखें, कहाँ से कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री हमें प्राप्त हो सकती है, उन सारी चीज़ों पर दृष्टिपात किया गया। बेहद ही उल्लेखनीय है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ उसमें 75% जो हमारे जो स्रोत है, वह स्रोत जो है वह भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो पारित हुआ वही हमारा जो है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यद्यपि विश्व के ज्ञात 60 देशों से भी अधिक संविधानों का अध्ययन किया गया और जो भी बातें भारतीय समाज, भारत की राजनीति, यहाँ के अर्थव्यवस्था, यहाँ के शासन प्रणाली के फेवर में या उसके पक्ष में हो सकते थे, उन सारे बातों को उन देशों से ग्रहण किया गया। एक सभ्य देश के साथ में हमारे इन कानून व्यवस्था और संविधान की विशेषताओं को अधिग्रहण किया गया। और ये संविधान में मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण भाग जो रहे, 75% जो भाग रहे, वह हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 रहा। और 1935 का जो अधिनियम जो आया उसका बेस क्या था, तो वो बेस हमारा कहाँ था, तो उस बेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको चर्चा करें। को बेस हमारा जो रहा वह बेस कहाँ से आया। 1935 के भारत शासन अधिनियम का बेस कहाँ से रहा, तो देखिए हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम जो बना, इसका बेस रहा 1919 का और 1919 का बेस रहा 1909 ईस्वी का। 1909 का बेस रहा 1809
1892 ईस्वी और 1892 का बेस रहा 1861 ईस्वी और 1861 का बेस रहा 1858 ईस्वी और 1858 का जो बेस रहा वह 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट और 1853 का बेस रहा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट और 1833 का जो बेस रहा वह 1813 ईस्वी और 1813 ईस्वी का जो बेस रहा वह 1793 ईस्वी और 1793 ईस्वी का बेस जो रहा वह 1784 ईस्वी और 1784 ईस्वी का बेस जो रहा वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का। तो हमारा जो संविधान जो तैयार हुआ उस संविधान का 75% भाग जो है वह भारत शासन अधिनियम से लिया गया। भारत शासन अधिनियम से 75% जो उनके जो स्रोत रहे, उनके शासन के जो सूत्र रहे, उस शासन के सूत्र लिए गए। क्यों लिए गए ये अपना एक अलग मुद्दा है, वो मुद्दा मैं किसी और टॉपिक से जोड़ करके मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन 1935 का अपने आप में एक विशाल दस्तावेज था। हमारे प्रांतों के शासन, हमारे केंद्र की एक संघीय शासन व्यवस्था और भी हमारे स्थानीय स्वशासन व्यवस्था या हमारे पुलिसिंग सिस्टम या हमारे जो है कि आरबीआई का सिस्टम, ये बहुत सारे जो पूरी व्यवस्था थी उस सारे व्यवस्था की विशेषताएं जो है 1935 के शासन तक जो है वह आकर के एक वृहद और व्यापक स्वरूप ग्रहण कर चुका था। तो 1773 ईस्वी आप जानते हैं कि हमारी जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि हमारी जो है 1599 ईस्वी में बनी और 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ टेलर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसका जो इनकी गठन हुआ वह 1599 ईस्वी में हुआ और 1600 ईस्वी में इसे भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति उन्हें प्रदान कर दी गई। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर वह शासन करती रही। लेकिन सन 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई और सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध और सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से क्रम से वह धीरे धीरे भारत की हुकूमत को अपने हाथों में ले ली। अब भारत से अथाह धन संपत्ति दौलत ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त करने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्हीं लक्षणों के कारण ब्रिटिश संसद का जो कान है वो खड़ा हो गया और वहाँ पर डिबेट चलने लगा कि इतनी बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूसरे देशों में हुकूमत कर रही है, क्या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बस यही मुद्दा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का पारित होने के लिए कारण बना। तो अब यहाँ पे देखिए कि सन 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके पारित होने की क्या परिस्थितियां थी और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बातें थी, ये मेरा मुख्य विषय वस्तु है आज समझाने का। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। क्यों पारित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग का मतलब है रेगुलेट करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे रेगुलेट करना था और उसे रेगुलेट करने के लिए और सही रूप और आकार में उसे आगे बढ़ने देने के लिए और उस पर जो है कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बना रहे, इस उद्देश्य से 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया। यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के पहले कुछ विशिष्ट परिस्थितियां जो है वह भारत में बनी। क्या परिस्थितियां थी अब वो देखिए। सबसे पहली बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1767 ईस्वी से सन 1767 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक
प्रत्येक वर्ष जो है इसे 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना था, इसे ब्रिटिश सरकार को देना था। और अभी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश सरकार को नहीं दी। तो एक तरफ तो बहुत सारा पैसा जो है कि जमा हो गया था 67 से लेकर के 72 तक। दूसरा पॉइंट कि सन 1767 से 69 के बीच में, 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के बीच में भारत में मैसूर के साथ, और मैसूर का राजा इसमें था हैदर अली, हैदर अली के साथ कर्नाटक और मैसूर के सीमा विवाद को लेकर के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ब्रिटिश मैसूर पर जीत हासिल नहीं कर सका, यद्यपि दोनों जो है बराबर में युद्ध का ठहराव हुआ, मद्रास की संधि हुई, लेकिन इस संधि में प्रभाव जो था वह हैदर अली की थी। परिणामतः एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश सफल नहीं हुआ था, और ब्रिटिश के सफल नहीं होने के कारण ब्रिटिश के शेयर जो है वो धीरे धीरे गिर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति जो थी वह कमोवेश जो है वो खराब हो गई थी, विश्वसनीयता वो खो रही थी। इस विश्वसनीयता को बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शेयर के लाभांश की गारंटी निवेशकों को उन्होंने बताया कि मैं आपको गारंटेड, मैं आपको लाभ दूंगा, और ये लाभांश जो है 4.25% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया, माने इसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लाभांश जो है, लाभांश जो है इसे बढ़ा दिया गया। चौथा पॉइंट कि इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से निवेदन करती है कि हमें 10 लाख पाउंड का ऋण दिया जाए। ये ऋण मांग कर रहा है, कौन मांग कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी मांग रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह मांग कर रहा है कि 10 लाख रुपए का जो है कि हमें ऋण दिया जाए। ये तमाम मुद्दे जो हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के लिए। फिर से एक बार रिपीट करें, 67 से 72 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड प्रत्येक वर्ष देना था, जो नहीं दे पाई थी। दूसरा, प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ उसमें पलड़ा भारी जो है वह मैसूर का अर्थात हैदर अली का था, जिससे उनके शेयर में गिरावट आ रही थी, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न लग रहा था। अतः कंपनी अपने आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उसने क्या किया कि अपना जो लाभांश है, निवेशकों का लाभांश है, उस लाभांश को 6.25% से बढ़ा करके 12.5% तक उसे कर दिया गया। ये जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, हमसे मेरी जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ है, विश्वास करो, इसलिए मैं आपको लाभांश में बढ़ा रहा हूं, 6.25% से 12.5% मैं कर रहा हूं। तो दूसरे तरफ बैकडोर से वह जो है 10 लाख रुपए का पाउंड का ऋण भी मांग रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और जो यहां पर जितने सारे ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे थे वह भारत के लोगों का शोषण कर रहे थे, काफ़ी मात्रा में घूस, उपहार, गिफ्ट प्राप्त कर रहे थे, जो ब्रिटेन के संभ्रांत परिवार लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हीं सारी परिस्थितियों ने एक वातावरण बनाया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से भारत में शोषणात्मक तौर पर
शोषण कर रहा है, भारत में बंगाल में जिस प्रकार से शोषण कर रहा है और अथाह धन को वो लूट रहा है, दोहन कर रहा है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और इसी परिस्थितियों में रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आया। जो देश के अंदर के शासन की व्यवस्था को तो उसने बदला ही बदला, साथ ही भारत देश के बाहर अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीतियों में भी परिवर्तन किया। इसमें कई बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए, तो चलें उन बदलावों के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यह हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप जान रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियम लाया गया कि इनकी संख्या 24 होनी चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। इतना निर्धारण कर दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि प्रत्येक साल 1/4 सदस्य रिटायर कर जाएंगे। प्रत्येक साल 1/4 मतलब है कि 6 सदस्य जो है प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे और 6 सदस्य उसमें जो है प्रवेश करेंगे। पहला यह बदलाव लाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संदर्भ में। दूसरा, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्राउन के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम जज एलिजा इम्पे को बनाया गया। तो भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लाया गया वह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है कि सृजन किया गया। दूसरा, जो नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएं हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, वह नेक्स्ट विशेषताएं इसकी ये है कि घूस लेने के लिए और गिफ्ट लेने के लिए जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर किसी भी रूप में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और उस समय भारत में 3 प्रांत थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो मद्रास और बॉम्बे का ये मद्रास और बॉम्बे का युद्ध और शांति पर, युद्ध एवं शांति के मुद्दे, ये मुद्दे जो हैं वो कलकत्ता के अधीन में कर दिया गया। तो अब कोई भी युद्ध होता या शांति संबंधी कोई भी मुद्दे को लेकर के उसको सॉर्ट आउट किया जाता, तो उसमें जो प्रमुखता था या निर्णय जो देना था वह बंगाल का गवर्नर को करना था। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह प्रथम बार था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किया और 20 सालों के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए जो है कि अनुमति दी गई। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में आकर के हावी हो गया और ब्रिटिश संसद जो है इस पर प्रभावी हो गई। अब ब्रिटिश संसद की नज़र जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर निरंतर बनी हुई है और निरंतर देख रही है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कार्य कर रही है। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व यह है कि यह प्रथम प्रयत्न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में एक कानून पारित किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारत पर शासन कर रहा था। तो एक तरह से जो हमने अभी पीछे बताया था कि 1935 का जो अधिनियम है जो बना, उसका जो जन्म होता है, एक तरह से कानूनों का जो जन्म हो रहा है, उस कानून का जन्म का जो सबसे
जो प्रारंभिक जो दौर है, जो आप देख रहे हैं कि 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जन्म हो रहा है, ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये इसी पार्ट का अगला विकसित रूप जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होगा, और पिट्स इंडिया एक्ट का ही अगला विकसित रूप जो है 1793 का चार्टर एक्ट होगा। और 1793 के चार्टर एक्ट से फिर थोड़ा सा सुधार होगा, सिस्टम में बदलाव आएगा और थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। वो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आएगा, और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में फिर कुछ सुधार होंगे, कुछ बदलाव होंगे, और वह बदलाव जो है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में होगा। फिर इसी का अगली कड़ी जो है 1853, फिर 1858, फिर 1861, फिर 1892, फिर 1909, 1919 और 1935। और 1935 जो है हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। 75% जो है स्रोत के तौर पर अगर हम देखें हम अपने संविधान का, तो 1935 से लिया गया है। और 1935 का जो सबसे पहला बैकअप जो प्रारंभ हो रहा है संविधान निर्माण करने का, वह संविधान निर्माण का सबसे पहला जो है वो 1773 है। इस प्रकार 1773 जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से माना जाता है, और समय के और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यहाँ से आपसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलें आज हम यहीं तक बताते हैं। अगले दिन हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।